क्या किया। सफेद पानी का डिस्चार्ज जो होता है लड़कियों को, वो नॉर्मल नहीं है। शादीशुदा नहीं है एंड सेक्सुअली एक्टिव है, ये चीज जाके बताना एक डॉक्टर को, दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ शेम। स्कूल बंक किया जाता है, कॉलेज बंक किया जाता है, या ऑफिस नहीं जा सकते एवरी मंथ 2-2 3-3 दिन। आयु पीएमएस से ये एक प्रैक्टिकली गाली बन गया है। भयंकर मिसकंसेप्शन। जब तक एक औरत का हेल्थ इंप्रूव नहीं होता, सफेद पानी का डिस्चार्ज क्या नॉर्मल है? पीरियड्स के दिनों क्या मैं सच में अपवित्र हो जाती हूँ? शारीरिक संबंधों के समय शरीर से खून निकलना मेरी वर्जिनिटी का सबूत होता है क्या? ऐसे कई सवाल हमारे अंदर घुट के रह जाते हैं, क्योंकि अगर ये सवाल किसी को पूछे तो लोग क्या कहेंगे, और अगर पूछने का धाड़स बनाया भी है तो पूछे किससे? हमारे स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के बारे में जानने के लिए सही सोर्स है एक गायनेक, यानी कि हमारी डॉक्टर दीदी। और क्योंकि हम डॉक्टर दीदी के पास जा नहीं पाते हमेशा, आज वो खुद जुड़ी है जोश टॉक्स आशा के साथ हमारे इन चिंताओं के सॉल्यूशंस देने। डॉक्टर सौम्या एक गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन है विद 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस, और आज वो हमें 10 ऐसे मिथ्स बताएंगी, ऐसे रूढ़ियों के बारे में बताएंगी जिनके बारे में अक्सर हमें गलतफहमी होती है, और इन गलतफहमियों से हमारे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। नमस्कार डॉक्टर सौम्या, स्वागत है आपका जोश टॉक्स आशा की इस वीडियो में। नमस्कार देवांगी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड इट्स अ प्लेजर कि मैं आज आप सबके साथ मैं ये सब शेयर कर पा रही हूँ। ऐसे बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जैसे आपने कहा कि पेशेंट्स में या नॉर्मल महिलाओं में रहते हैं, जहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है कि किससे पूछे, और पूछने की हिम्मत नहीं रहती है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया टू टॉक इट आउट, सो दैट बाकी जो भी जिनके भी मन में शंकाएं हैं वो दूर हो सके। यस, सो मैं ऐसी कुछ शंकाएं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहली शंका जो हमारे ऑडियंस ने हमें पूछी थी कि अक्सर लड़कियों को ये लगता है कि माहवारी के समय का खून अशुद्ध होता है, इट्स इम्प्योर। आप बताएं कि ये कितनी हद तक सच है या झूठ है? ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जो माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स में जो खून बहता है ये गंदा खून है, इम्प्योर है, अशुद्ध है। इसके वजह से ये एक इतना बड़ा मिथ है कि अक्सर लड़कियों को आज के जमाने में भी अलग रखा जाता है, घर के आसपास, पूजा घर के आसपास नहीं जाने दिया जाता, लोगों के साथ मिक्सअप होने नहीं दिया जाता, या आचारों से और जो घर में जो सब किचन में से दूर रखा जाता है। अभी भी गाँव में वगैरह थोड़ा एरियाज में लड़कियों को बाहर सुलाया जाता है, उनके कपड़े अलग रखे जाते हैं। सो लेट मी क्लियर दिस थिंग, जो माहवारी में जो खून जाता है वो एक नॉर्मल जो यूट्रस रहता है हमारा, दैट इज द गर्भाशय बोलते हैं, बच्चादानी जो बोलते हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से एक अंदर का एक लाइनिंग बनता है, एक परत बनती है, ठीक है। और वो हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तो वो जो परत है धीरे धीरे से उसके टुकड़े होके वो निकल जाता है ब्लड के रूप में। सो ये टोटली एक शरीर का अंग है, शरीर का एक पार्ट है जो ये लाइनिंग है, और ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से बढ़ता है, क्योंकि शरीर प्रिपेयर करता है तभी प्रेगनेंसी के लिए। और जब ये प्रेगनेंसी नहीं होता है या लड़की कंसीव नहीं करती है तो वो ऑटोमेटिकली वो खून के रूप में शरीर से बाहर जाता है। इसमें कुछ भी इम्प्योर, अशुद्ध, गंदा कुछ भी नहीं है, ना किसी और को ना कि। तो इसके लिए ये इन सब से जुड़ी हुई ये जो प्रथाएं हैं कि बाबा लड़की को अलग रखना, दूर रखना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये सब भी प्रथाएं, ये सब पुरानी प्रथाएं। उस समय पे नॉलेज नहीं था, आज नॉलेज है फिर भी लोग वही करते हैं। शायद वो परंपरा की तरह से वो फॉलो किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन कि बाबा हमें लड़कियों को दूर रखा है तो हम अपनी बेटियों को भी हम दूर रखेंगे जैसे पीरियड चालू होता है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। दिस इज नथिंग इम्प्योर, नथिंग डर्टी और इन्फेक्टेड। ना ये खुद को ना किसी और को भी ये नुकसान नहीं देता है फॉर दैट मैटर। तो उसमें से जो मतलब यूजुअली आई थिंक कि नॉर्मली लोगों को ये लगता होगा कि जो खून आ रहा है उसमें से बदबू आती है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट स्मेल उन्हें लगता है कि अच्छा ये अशुद्ध होगा या कुछ गंदा होगा।
ये जो बेसिक स्मेल रहता है, ये हार्मोन इन्फ्लुएंस की वजह से हल्का सा स्मेल रहता ही है। कोई भी बॉडी फ्लूइड आप ले लो, टोटली ओडरलेस या टोटली बिना किसी स्मेल के नहीं रहते हैं, हल्का सा रहता है। बट अगर थोड़ा ज्यादा फाउल स्मेलिंग वगैरह कुछ लग रहा है, सो वी मे सस्पेक्ट कि अंदर शायद कुछ इन्फेक्शन रहे या कुछ रहे। ठीक है, दैट अप्लाइज फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड एज वेल एज फॉर वजाइनल डिस्चार्ज। इवन वजाइनल डिस्चार्ज में भी ऐसे ही रहता है, हल्का सा स्मेल रहना, एक पर्टिकुलर सेंट, एक ओडर रहना, ये कॉमन है। बट अगर ज्यादा ही फाउल स्मेलिंग लग रहा है, सो वी नीड टू टेक केयर। राइट, ओके। दूसरे मिथ पे आते हैं। यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि सफेद पानी का डिस्चार्ज जो होता है लड़कियों को, वो नॉर्मल नहीं है, उसकी वजह से उस लड़की की सेक्सुअल एपेटाइट पे कमेंट्स किए जाते हैं, तो इसके बारे में बताएं। वजाइनल डिस्चार्ज, ये जो आपने टॉपिक उठाया है, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारे पास जो क्लिनिक्स में औरतें आती है, ऑलमोस्ट 40 to 50% महिलाएं जो है, ये वजाइनल डिस्चार्ज के प्रॉब्लम की वजह से आती है। जैसे हमारे बॉडी में मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक हार्मोनल साइकिल रहता है। ओवरीज और से हार्मोन्स थोड़े प्रोड्यूस होते हैं, ब्रेन से थोड़े प्रोड्यूस होते हैं, तो वो एक साइकिल, एक प्रॉपर बैलेंस रहता है 3 या 4 हार्मोन्स का। यूजुअली ये जो व्हाइटिश डिस्चार्ज जो होता है, अगर एकदम थिन रहा, जस्ट मेंसेस चालू होने से पहले, पीरियड्स शुरू होने से 1 से 5-6 दिन या 8-10 दिन पहले, ये हल्का सा जो व्हाइट डिस्चार्ज है ये होना, ये बहुत ज्यादा नेचुरल और नॉर्मल है। लेकिन इसमें दिस इज ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस, क्योंकि शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसके वजह से ये व्हाइट सिक्रीशंस हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत कम रहता है क्वांटिटी में। कभी कभी सिर्फ ऐसे लगता है लड़कियों को कि थोड़ा सा अंडर पैंट्स या पैंटीज थोड़े से गीले हुए हैं, बस दैट्स ऑल, उतना ही समझ में आता है। कुछ महिलाओं ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं कि थोड़ा ज्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ज्यादा कपड़े गीले हो रहे हैं, या उसमें से कुछ बदबू आ रही है। सो इन दोज थिंग्स, यहाँ पे हमें वी हैव टू डिफरेंशिएट कि नॉर्मल क्या है और अबनॉर्मल क्या है। सो नॉर्मली हल्का सा थोड़ा व्हाइट पानी जाना जिसमें कोई बदबू नहीं है, बाकी और कहीं पे वजाइना में इरिटेशन नहीं हो रहा है, बाहर के जो प्राइवेट एरियाज में खुजली नहीं हो रही है, कुछ पर्टिकुलर स्मेल नहीं आ रहा है, तो ये जो है, दिस इज एब्सोल्युटली, दीज आर साइंस ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। ये कोई भी महिला में हो सकता है एंड इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमें किस समय पे हमें चिंता करना चाहिए? अगर ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है और उसमें बहुत ज्यादा, मतलब एक पर्टिकुलर बदबू आ रही है, कलर चेंज हुआ है, नॉर्मली ये कलरलेस या हल्का सा व्हाइट रहता है, लेकिन अगर कलर चेंज हो रहा है, ग्रीनिश हो रहा है, येलोइश हो रहा है, या ऐसे दही जैसे थिक कर्ड जैसा लग रहा है, एंड साथ में है, उसके साथ में अगर कोई लेडी को नीचे की जगह पे प्राइवेट एरियाज में इचिंग हो रहा है, या को थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, यूरिन पास करते समय पे दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, हल्के से पेट में दर्द हो रहा है, ये सब साइंस है कि जहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो रहा है अंदर। यूजुअली ये फंगल इन्फेक्शन होता है या मिक्स्ड इन्फेक्शन हो सकता है। सो अगर इसमें से कुछ चीज हो रही है, डेफिनेटली वो लेडी को शी हैज टू टेक प्रॉपर हेल्प। एक गायना को कंसल्ट करके, जनरली मेडिसिन रहते हैं, बेसिक टैबलेट्स ओरली लिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन छोटे छोटे रहते हैं जो अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। एवरीथिंग हैज टू डू विद वजाइनल हाइजीन एक्चुअली। अगर साफ सुथरे कॉटन अंडरपैंट्स पहने, नीचे का एरिया, प्राइवेट एरिया एकदम ड्राई रखें, ओके, कोई और चीजें ऐसे कुछ इंसर्ट ना करें अंदर, एंड पानी ज्यादा पिए। ऑल दीज आर टिप्स फॉर मेंटेनिंग वजाइनल हेल्थ। No, that is all what we are supposed to do. पानी ज्यादा पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, नीचे की जगह साफ सुथरी रखें, ज्यादा कोई केमिकल्स वगैरह यूज ना करें फॉर रिमूवल ऑफ हेयर, सो क्योंकि उससे भी इरिटेशन हो सकता है। So these are all the points where जो हमें ध्यान में रखना है। तो हर वजाइनल डिस्चार्ज खराब नहीं होता, कुछ नॉर्मल भी होता है और कुछ में इन्फेक्शंस होते हैं। राइट। एंड वजाइनल डिस्चार्ज शुरू कौन सी एज से होता है यूजुअली, और ये कितने साल तक चलता है? वजाइनल डिस्चार्ज राइट फ्रॉम द एज ऑफ 10-12 से भी शुरू हो सकता है। ओके, जैसे पीरियड्स शुरू होते हैं किसी लड़की को, तभी से शुरू हो सकता है। कुछ लड़कियों में पहले भी दिखता है, बट रेयर है, बट यूजुअली पीरियड्स के साथ साथ वजाइनल डिस्चार्ज बहुत कॉमन है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि यंग लड़कियां, स्कूल गोइंग एज की लड़कियों में वजाइनल डिस्चार्ज होना, अरे ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज सीरियस, या उसके शायद थॉट्स कुछ अलग चल रहे हैं, नथिंग लाइक दैट।
सो दिस इज एज आई सेड, ये पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है, ये बॉडी का प्रोसेस है। जैसे बॉडी में सिस्टम चल रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या हार्मोनल साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, तो उसी हिसाब से ये वजाइनल सिक्रीशंस जो होते हैं, जो ग्लैंड्स तैयार होते हैं जिसमें से ये सिक्रीशंस आ रहे हैं, ये बाहर निकलते हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इट्स नॉर्मल। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड मिथ, पीरियड्स मिस होना यानी हम प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ लड़कियां सोचती है। सो इज आई नो आप बताइए, आप एक्सप्लेन कीजिए कि इसका yes, बहुत ज्यादा कॉमन है ये चीज कि पीरियड्स मिस हुआ, कुछ गड़बड़ वाली बात तो नहीं है। सो पीरियड्स मिस होना बहुत ज्यादा उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया है। इवन हमारे मीडिया में, फिल्म्स में वगैरह, पीरियड मिस हुआ, लड़की प्रेग्नेंट। सो दैट इज नॉट द थिंग। पीरियड्स आज सिर्फ, हाँ, डेफिनेटली प्रेगनेंसी का एक साइन है जहाँ पे एक महिला पीरियड्स मिस करती है, 2 या 3 साइकिल्स मिस करती है, उसको रियलाइज करती है कि पीरियड्स मिस हुए हैं, तो शायद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है, पॉजिटिव निकलता है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ मिस्ड पीरियड्स, बट इट्स नॉट द ओनली कॉज। पीरियड्स मिस होना बहुत ही अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। राइट फ्रॉम हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो हो सकता है, नींद ठीक से नहीं हुई तो हो सकता है, सडनली वेट गेन या वेट लॉस हुआ है तो हो सकता है, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं शरीर में, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है तो उसके वजह से हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो उसके वजह से हो सकता है। तो ये अलग अलग वेरिड रीजंस रहते हैं। इतना कॉमन है ये चीज कि हमारे पास मतलब ओपीडीज में वगैरह मतलब वरिड मदर्स लेकर आते हैं अपनी यंग गर्ल्स को कि देखो डॉक्टर मैडम, ये मतलब लड़की को 3 महीने 4 महीने से पीरियड नहीं आया। पूछती हूँ तो समझ में आता है लड़की 10th स्टैंडर्ड एग्जाम गोइंग है, शी हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस है, मार्क्स का स्ट्रेस है, नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम में क्या होगा, मार्क्स कितने मिलेंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है लड़की के ऊपर। जैसे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाता है, स्ट्रेस इज रिलीव्ड एंड ऑटोमेटिकली साइकिल्स रेगुलर हो जाते हैं। सो हम ये चीज बहुत निग्लेक्ट करते हैं कि ये जो स्ट्रेस एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक स्ट्रेस जब शरीर में रहता है तो एक हार्मोन रहता है कोर्टिसोल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करता है एंड जिसकी वजह से पीरियड्स डिले होते हैं। सो अगर कोई लेडी या किसी लड़की को पीरियड्स बराबर नहीं आ रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं या साइकिल्स मिस हुए हैं, 1-2 साइकिल्स ऑब्जर्व करके देख सकते हैं डेफिनेटली चल क्या रहा है। एंड शायद जो रिलीविंग फैक्टर है, अगर नींद बराबर नहीं हो रही है तो थोड़ा एक प्रॉपर स्लीप साइकिल रखें, एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज करें, बहुत ज्यादा ना करें, खाने पीने पे ध्यान रखें, रेगुलर डाइट प्रॉपरली फॉलो करें। कुछ अगर फिर भी अगर ये सब रेगुलर नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। डेफिनेटली एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अगर कोई लड़की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, मैं डेफिनेटली ये पूछना चाहूँ कि वो सेक्सुअली एक्टिव है क्या, कि मुझे प्रेगनेंसी रूल आउट करनी पड़ेगी। डेफिनेटली एक टेस्ट करना पड़ेगा जस्ट टू कंफर्म कि बाबा पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है, एंड उसके बाद में समझो कंफर्म हो गया पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, मैं आगे के टेस्ट करूंगी, मैं थायराइड के लेवल्स चेक करवाऊंगी, शुगर्स के लेवल्स चेक करवाऊंगी, प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन रहता है उसके लेवल्स चेक कराऊंगी। सो ये सब जो हार्मोनल टेस्ट वगैरह ये सब रहते हैं, एज आई सेड ये अलग अलग कारण है एंड ये सब भी हमें टेस्ट करना जरूरी रहता है। सो मिस्ड पीरियड्स इज नॉट इक्वल टू प्रेगनेंसी। यूजुअली लड़कियां जजमेंट से डर के अपने गायनेक्स को सारी चीजें बताती नहीं है और खुद ब खुद कोई भी पिल या कोई भी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन ले लेती है। उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि ये कितना गलत है, कितने हद तक गलत है? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली, ये टोटली गलत है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक आइडिया रहता है यूजुअली, ये जो गायनेक्स एक रहते, एक फैमिली के लिए एक पर्टिकुलर गायनेक रहते हैं। सो वेरी लाइकली कि एक गायनेक है और पूरी फैमिली, लड़की है एक क्वेश्चन में जिसको कुछ डाउट्स है या वो किसी बात से डर रही है, उसके पीरियड्स मिस हुए हैं, वो शायद सेक्सुअली एक्टिव है जो घर वालों को डेफिनेटली पता ना हो, एंड वो गायनेक के पास आने के लिए हिचकिचाती हैं। सो मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूंगी कि बाबा वी एज डॉक्टर्स हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक
वी हैव एन ओथ ऑफ सीक्रेसी कि हम जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं हेल्थ रिलेटेड, ये हम जाके किसी और को नहीं बताते अनलेस इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। वो भी लाइफ थ्रेटनिंग में भी बहुत ही सोच समझ के बोला जाता है, ऑल दोस थिंग्स डिस्क्लोज किया जाता है। रही बात इसकी जजमेंट्स जो आपने बोला, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। शायद कुछ पहले के जनरेशन के कुछ डॉक्टर्स थे, सारे नहीं, जो ऐसे करते थे कि तुमने क्या किया, तुमने तुम्हारे पीरियड मिस हुए हैं, तुमने ऐसा वैसा काम तो नहीं किया, कुछ गड़बड़ वाली बात तो नहीं की। सो इन सब ऐसे क्वेश्चन से, ऑकवर्ड क्वेश्चन से स्पेशली यंग लड़कियां बहुत डर जाती हैं। बट वो कहा जाता है ना कि एक डॉक्टर से और एक लॉयर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड चूज अ डॉक्टर जिनसे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। कोई यहाँ पे किसी हायर पेडेस्टल पे नहीं है कि आपको जज कर रहा है कि आपके कैरेक्टर को, अरे ये लड़की ऐसी है या ये लड़की वैसी है। That's not really important. We are here to treat you because of your health problems जो भी है। आपको कुछ शंकाएं हैं, आप डेफिनेटली आप आए हमारे पास, आके बात करें। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ना कि आपको जज करने के लिए। अब ये डर के वजह से, ये जजमेंट वाला, ये ओपिनियन फॉर्मिंग वाला डर जो है, उसके वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो है उनके जो हैबिट्स है या उनके हेल्थ रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है वो छुपा के रखते हैं। तो हम एक्चुअली मैटर के जड़ तक नहीं पहुंच सकते, स्पेशली जब ऑकवर्ड क्वेश्चंस आते हैं सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस रिलेटेड। कितने पार्टनर्स हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, तो डेफिनेटली किसी लड़की को वजाइनल इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसको एक अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सो जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं सेक्सुअल हैबिट्स के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में, क्या मेडिसिन लेते हैं और क्या नहीं के बारे में, दिस इज स्पेसिफिकली एक हेल्थ रिलेटेड इशू है कि बाबा उससे हम जान सके कि आगे ये पेशेंट को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से है और उसका हम किस तरह से ट्रीट करें, ना कि एक ओपिनियन फॉर्मिंग के लिए या एक किसी को जाके घर वालों को जाके चुगली करे, या दैट्स नॉट द आइडिया। द आइडिया इज वेरी स्पेसिफिक। जब तक हमारे पास पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, हम पूरी तरह से ट्रीट नहीं करते। राइट। ओके मैम, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिथ। लड़कियों को अगर शरीर के किसी भी पार्ट में, स्पेशली अगर ब्रेस्ट और आर्मपिट एरिया में कोई गांठ दिखती है तो उन्हें लगता है कि अच्छा ये कैंसर का संदेश है। आप बताइए ये कितने हद तक सच है? शरीर में कहीं पे भी गांठ होना डेफिनेटली मेडिकल अटेंशन के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, बट हर गांठ कैंसर नहीं होता है, चाहे वो ब्रेस्ट में होने दो या शरीर में और किसी भी पार्ट में होने दो। गांठ जो रहते हैं या लम्प्स जिसे हम बोलते हैं, वो अलग अलग तरह के रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो रहते हैं वो नॉन कैंसरस, या जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बिनाइन बोलते हैं। सो बिनाइन लम्प्स बहुत ज्यादा रहते हैं शरीर में। वो अलग अलग टिश्यूज का एक कलेक्शन जैसे बन जाता है और वहां पे गांठ जैसे तैयार होती है, तो शरीर के बाहर से हमें गांठ के रूप में समझ में आती है। डेफिनेटली शरीर के कोई भी पार्ट में गांठ महसूस करना, दैट वारंट्स कि आप डॉक्टर के पास जाएं, जाके दिखा कर आएं। कोई भी गांठ सडनली फॉर्म हुआ है, दैट्स डेफिनेटली नॉट गुड, बट दैट डजंट मीन कि हर गांठ कैंसर है। यूजुअली ये चीज फ्रैंकली स्पीकिंग कोई डॉक्टर भी देखकर हम नहीं बता सकते, गांठ को सिर्फ देखकर या छूकर, ये पक्का ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। जब तक वो गांठ निकाला नहीं जाता और उसे टेस्टिंग के लिए, अब जैसे हम बायोप्सी बोलते हैं, बायोप्सी के लिए अंडर माइक्रोस्कोप हम देखते नहीं है कि ये किस तरह के सेल्स है, कोई ठप्पा नहीं लगा सकता है कि दिस इज कैंसर और नॉन कैंसर। डेफिनेटली ब्रेस्ट लम्प्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें देखना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये एडवाइस करूंगी सारी महिलाओं को कि सभी को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं, कि खुद को चेक करना कि उन्हें कुछ गांठ महसूस हो रहे हैं क्या शरीर में, ये चीज एक रेगुलर हैबिट हो जाना चाहिए। राइट नाउ इंडिया में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा महिलाएं अफेक्ट हो रही हैं, एंड दीज आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ ऑल्सो। सो अगर ये छोटे छोटे गांठ अगर पता चलते हैं, समझ में आता है, महसूस होता है, नहाते समय पे या कपड़े बदलते समय पे एक आइडिया आता है, गांठ दिख रहा है कहीं पे, महसूस हो रहा है हाथ में, डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं, एग्जामिन करवा के लें। फिर आपका डॉक्टर आगे सजेस्ट करेगा कि बाबा सोनोग्राफी करने की जरूरत है, मैमोग्राफी करने की जरूरत है, या उसका कुछ बायोप्सी के लिए भेजने की जरूरत है, या सर्जरी की जरूरत है। एक
फ्यू तो छोटे छोटे गांठ ऐसे भी रहते हैं जो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी रहते हैं, जो फ्रैंकली स्पीकिंग नेक्स्ट साइकिल में निकल भी जाते हैं। ओके ओके, ऐसे भी गांठ रहते हैं। राइट। तो मतलब हर गार्ड कैंसर की तरफ ही नहीं डायरेक्शन? डेफिनेटली नहीं, डेफिनेटली। ग्रेट, ओके। नेक्स्ट मिथ है कि पहली बार अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करें और उसमें खून आए तो ही प्रूव होता है कि मैं वर्जिन हूँ। ये कितने हद तक सही है? ये भी दिस इज ऑल द मीडिया इन्फ्लुएंस। बहुत ज्यादा ये भयंकर मिसकंसेप्शन, भयंकर। दिस इज एकदम डिजास्ट्रस रिजल्ट्स, रिपरकशंस होते हैं इस मिथ के वजह से। आज भी बहुत लोग हैं जो मतलब एक सो कॉल्ड ट्रेडिशनल वर्जिनिटी टेस्ट करके इसे मान के करते चलते हैं कि यू नो देयर आर सम फैमिलीज और देयर आर सम कम्युनिटीज जहाँ पे द फर्स्ट नाइट, और जिसे सुहागरात बोलते हैं, उसके लिए लिटरली बेड पे वाइट चादर बिछा के रखते हैं ताकि अगले दिन वो पता कर सके कि लड़की ब्लीड हुई है, दैट मीन्स शी इज प्योर। Absolutely wrong concept, absolutely wrong. So let me get back to it. ये क्या होता है? Basically एक हाइमन नाम का एक स्ट्रक्चर रहता है जो इंट्रोइटस, जो एक्सटर्नल ओपनिंग रहता है वजाइना पे, वहां पे हल्का सा कवर करता है, पूरी तरह से कवर नहीं करता। आप सोचिए रखिए, अगर पूरा कवर करेगा तो जो मेंस्ट्रुएशन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ब्लड कहाँ से निकलेगा बाहर? टोटली ब्लॉक रहा तो, करेक्ट? सो एक पार्शियली कवरिंग लेयर जैसे रहता है, एक मेम्ब्रेन या परत जिसको बोलते हैं, वो एक रहता है वहां पे, ठीक है? ये जो है अलग अलग लेडीज, अलग अलग लड़कियों में अलग अलग शेप्स और साइजेस में आता है। कुछ लड़कियों को आधा कवर करता है, कुछ लोगों को एकदम स्मॉल लाइनिंग रहता है, कुछ में छोटे 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 छेद रहते हैं, या अलग अलग शेप्स के भी रह सकते हैं। अब अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, लाइक हॉर्स राइडिंग वगैरह करती है, जिम्नास्टिक्स वगैरह करती है, या एकदम अग्रेसिव साइक्लिस्ट है, जहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज भी कभी कभी हाइमन या तो बहुत कम रहता है, नहीं तो ऑलरेडी फटा हुआ रहता है, या प्रैक्टिकली एब्सेंट रहता है। ऐसी लड़कियां रहती तो वर्जिन्स ही हैं, बट नॉट नेसेसरीली कि आफ्टर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स वो ब्लीड करें। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रथा है कि लड़की ब्लीड नहीं हुई तो वो अशुद्ध है, या उसके चरित्र पे दाग लगा के मतलब एक सोसाइटी को मौका मिल जाता है कि नो, शी इज नॉट प्योर एंड शी इज नॉट अ वर्जिन, ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट अगर ये जो हाइमन है, ये जो हम बोल रहे हैं कि पूरी तरह से पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो जब लड़की मेंस्ट्रुएट करना चालू करती है, जब पीरियड्स होने का टाइम रहता है, हमें एक्चुअली सर्जरी करके उसमें से छेद करना पड़ता है कि जो अंदर कलेक्ट हो रहा है ब्लड, वो सब हम निकाल सके। देयर इज अ पर्टिकुलर सर्जरी डन फॉर दैट, इट्स कॉल्ड इम्परफोरेट हाइमन, जहां से देयर इज नो ओपनिंग फ्रॉम व्हिच द ब्लड कैन कम आउट ऑफ द बॉडी। So this concept is absolutely wrong, absolutely disastrous actually. ये गलत, टोटली गलत बात है। Unfortunately मुझे नहीं पता और कितना समय लगेगा लोगों को ये समझने के लिए। और पता नहीं कितनी सारी लड़कियां इसका नेगेटिव एस्पेक्ट फेस कर रही होगी। Absolutely शिकार बनती है लड़कियां। बिल्कुल भेज दिया जाता है वापस, अगर लड़की ब्लीड नहीं हुई तो मैके भेज दिया जाता है कि नहीं, आपने तो गलत लड़की भेजी है हमारे पास। And then what does the girl do? I mean, मतलब गायना के पास जाके भी is there any way to prove their? No, there is no way. See, cosmetic surgeries होते हैं, but ये चीजों को हमें डिस्करेज करना चाहिए, frankly speaking. Right. ये एक मेंटालिटी का इशू है। कितनी सारी लड़कियों को शायद ये प्रूव करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता होगा, because they are already judged by their ससुराल वाले। और लड़कों का क्या? काश कुछ होता। ऐसे मिथ वाला वीडियो लड़कों के लिए नहीं बन रहा ना, सिर्फ लड़कियों के लिए बन रहा है। I know. Hopefully someday. No? Okay, ठीक है मैम। So moving on to the next myth. Irregular period से शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद आ जाएंगे, या शादी हो जाएगी तब आ जाएंगे, ऐसा यूजुअली ऐसी मानता रहती है। So what do you have to say about that? No. Irregular periods, see, regular cycles जो आना, it is an indicator of good health. It means आपके सारे hormones in place है, बराबर चल रहे हैं, जिस तरह के cyclical changes होने चाहिए शरीर में वो बराबर समय पे हो रहा है। मैं जैसे आपको पहले भी मेंशन किया है, irregular cycles कई कारणों की वजह से हो सकता है।
चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस होने दो, थायराइड इश्यूज होने दो, प्रोलैक्टिन के इश्यूज होने दो, स्ट्रेस होने दो, वेट गेन या वेट लॉस होने दो, क्रैश डाइटिंग्स की वजह से होने दो, या फिर कुछ अदर इलनेसेस जैसे डायबिटीज है या और कुछ स्टेरॉइड प्रॉब्लम्स है, ये सब की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। यूजुअली रेगुलर साइकिल्स किसे कहते हैं? नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल रहता है साइकिल का लेंथ फ्रॉम 21 to 35 डेज तक हम काउंट करते हैं। ओके, सो कुछ लड़कियों को परफेक्ट 28 डेज या 30 डेज का साइकिल रहता है, बट कुछ लेडीज को ऐसे आता है कि 25 डेज में एक बार आता है, कुछ किसी लड़की को या किसी लेडी को 35 डेज में एक बार आता है। सो दीज आर ऑल्सो जनरल वेरिएशंस रहते हैं। सो ये यूजुअली हम एक्सेप्टेबल गायनेकोलॉजिस्ट हम एक्सेप्ट करते हैं कि 21 डेज to 35 डेज, 21 डेज के नीचे आना, मतलब 21 डेज से पहले दोबारा पीरियड आना, मतलब अगेन एंड अगेन, दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। सिमिलरली 35 डेज के बियॉन्ड किसी को 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार पीरियड वगैरह आता है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल। उसे हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ रहता है, प्रेगनेंसी रूल आउट करने के लिए टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, वजन वगैरह के बारे में पूछते हैं, जरूरत पड़ा तो सोनोग्राफी करते हैं। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली द इरेगुलर साइकिल्स। इरेगुलर साइकिल्स का प्रॉब्लम क्या है कि अगर साइकिल्स इरेगुलर रहे एंड कोई लेडी है, मैरिड लेडी है, और वो कंसेप्शन के बारे में सोच रही है, डेफिनेटली उनको कंसीव करने के लिए दिक्कत हो, क्योंकि ऐसे समय पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि फर्टाइल पीरियड कौन सा है, क्योंकि एक 30 डेज के साइकिल में एक पर्टिकुलर जोन रहता है, एक पर्टिकुलर 4-5 दिन रहते हैं जहां पे इंटरकोर्स रखने से दैट इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड, या उस समय पे इंटरकोर्स रखने से प्रेगनेंसी के होने के चांसेस, कंसेप्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो अगर कोई लेडी को इरेगुलर साइकिल्स आ रहे हैं, डेफिनेटली वो कंसीव करने में उसको दिक्कत हो सकती है। ऑल्सो जनरल हेल्थ के ऊपर भी एक इशारा रहता है कि बाबा इनके शुगर्स चेक करो, इनके थायराइड चेक करो, क्योंकि थायराइड अगर इरेगुलर अबनॉर्मल है, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू पीरियड्स, बाकी अलग भी शरीर में कोल्ड इंटॉलरेंस रहता है, थकान महसूस होती है, काम करने की इच्छा नहीं रहती है, लेथार्जी रहता है। सो जनरल हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट है। ऐसा कहा जाता है कि PMS is the root cause of all moodiness, of all kinds of different behaviors found in a girl which are not considered very appropriate. आप बताइए how true is that? एक्चुअली दिवांगी, आजकल ये PMS जो है, आर यू PMSing, ये एक प्रैक्टिकली गाली बन गया है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मतलब दिस हैज प्रैक्टिकली बिकम एन इंसल्ट, जो यू नो मेल्स, boys, especially younger boys, they commonly use on their female girlfriends होंगे, friends होंगे, colleagues होंगे, whatever. So yes, let us talk about PMS. बहुत ही ill understood concept है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। Premenstrual syndrome. So ये again usually 5 to 10 days prior to menses चालू होता है ये चीज। हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, सिर्फ मूड चेंजेस या चिड़चिड़ापन या इरिटेबिलिटी नहीं होता है, बाकी और बहुत कुछ लड़की फेस करती है। सिंपल चीज जैसे ब्लोटिंग सेंसेशन है, फूगा फूगा लग रहा है, पेट फूगा फूगा लग रहा है, वो हो सकता है। स्लीप साइकिल चेंज हो सकता है। खाने पीने में कोई पर्टिकुलर खाना ज्यादा क्रेविंग रहता है, कुछ पर्टिकुलर खाना जो नॉर्मली पसंद आता है उससे थोड़ा सा एवर्जन होता है, मूड स्विंग्स डेफिनेटली होते हैं। ये सब जो है, थोड़ी सी एंजाइटी रहती है, हल्का सा थोड़ा सा लोगों से दूर रहना, ज्यादा सडन लाइट या साउंड से एकदम सेंसिटिविटी होना, ये सारे जो है सटल चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा एकदम प्रोनाउंस नहीं रहते। ये सब जो है दीज आर अ पार्ट ऑफ PMS। ओके, कुछ लड़कियों में दिखते हैं, कुछ लड़कियों में नहीं दिखते। जब तक ये हमारे डेली लाइफ या डेली रूटीन को इंटरफेयर नहीं करते हैं, वी कैन जस्ट लीव इट एज इट इज। लेकिन कोई लड़की को अगर अफेक्ट हो रहा है उससे इतना तक कि वो जो पर्टिकुलर 4-5 दिन रहते हैं पीरियड्स के पहले, एंड व्हेन शी इज हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, वो लिटरली अपना कामकाज छोड़ के या अपना डेली एक्टिविटी छोड़ के कॉलेज बंक करना चाहती है, या ऑफिस नहीं जाना चाहती है, या अपने आप से अकेले रहना चाहती है, दैट्स नॉट रियली अ वेरी गुड थिंग। दैट बहुत रेयरली होता है, हमेशा नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए बेसिक थिंग्स है कि बाबा हम पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, विटामिन्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं वो ले, एक हाई फाइबर डाइट रखें जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटेडनेस वगैरह नहीं होता है, हल्का सा एक्सरसाइज करें, गो फॉर लॉन्ग वॉक्स और समथिंग। मूड स्विंग्स ज्यादा हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन, अननेसेसरी प्रोवोकेशन हो रहा है, अननेसेसरी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं कुछ चीजों के, नॉर्मल सी चीजों के लिए, दैट कुड बी इंडिकेटिव ऑफ समथिंग एल्स, नॉट जस्ट PMS। PMS में
बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट्स नहीं रहते, बहुत सटल रहते हैं. सो एक एंजाइटी या डिप्रेशन का एक अंडरलाइन कंपोनेंट रह सकता है जिसके लिए उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ती है. तो एंड ऑल्सो जो उनके कलीग्स रहते हैं आसपास के, हल्का सा थोड़ा सा सेंसिटिविटी रखना जरूरी है कि बाबा देयर इज सम हार्मोनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस. वो कोई गड़बड़ नहीं है किसी के साथ, कोई बीमारी नहीं है ये, ठीक है. दीस आर जस्ट रूटीन थिंग्स. हल्का सा थोड़ा सा सेंसिटिविटी रखें. जैसे हमारे कॉमन स्लैंग में तू पागल हो गई है, ये जो पागल वाला शब्द है जितना इंसेंसिटिव और कॉमनली स्लैंग में यूज किया जाता है, वैसे आजकल बिकॉज ऑफ एवरीथिंग एल्स अराउंड दिस आयु पीएमएसिंग, ये एकदम स्लैंग की तरह यूज किया जाता है. हल्का सा थोड़ा सा हमारे मेल कलीग्स के साथ या जो आसपास हैं फैमिली मेंबर्स हैं, हल्का सा थोड़ा सा सेंसिटिविटी रखें. I know, मतलब in a corporate setting और in a professional setting also किसी के physiological changes के बारे में इतना easily comment करना has become normal. ये this is problematic like from the societal perspective also. It's not fair. It's unfair. It's because of PMS a person's work ability या productivity affect नहीं होती है. उनका thinking, उनका cognitive sense है, उनका attention towards work, ये कुछ change नहीं होता है. ये बेसिक हल्के से जो चेंजेस हो रहे हैं उनके वजह से डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको हल्का सा दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, बट इतना नहीं कि दे विल उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा या उनका जो इंटरेक्शंस विद क्लाइंट्स या इंटरेक्शंस विद अदर कलीग्स हैं वो बिगड़ जाएगा, वो ये हो जाएगा. दैट्स डजंट हैपन दैट वे. यस, अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है डेफिनेटली मेडिकल हेल्प ले सकते हैं. वेयर ये सब एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेस को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ. But that is the responsibility and the choice of the person who's facing it and not others who are commenting about it. Absolutely. Yes. See, it is finally कुछ किसी चीज जो है what we are talking about gynecology is mainly जो शरीर के normal changes हो रहे हैं. ये कोई diseases के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं. तो जो normal changes हो रहे हैं अभी कुछ लोगों को, for example in the same thread, कुछ लड़कियों को periods में heavy bleeding होना normal है. लेकिन इतना हैवी होना कि क्लॉथ पास हो रहे हैं, पूरा ड्रेन आउट हो जा रहा है, एनर्जी ड्रेन आउट हो जा रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है कि स्कूल बंक किया जाता है, कॉलेज बंक किया जाता है या ऑफिस नहीं जा सकते एवरी मंथ 2-3 दिन. सो टू सम एक्सटेंट दिस इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द लेडी हु मैनेजेस इफ शी फील्स दैट शी कैन मैनेज विद ऑल दिस एंड शी कैन कंटिन्यू विद हर डेली एक्टिविटी, वेल एंड गुड. लेकिन अगर नहीं तकलीफ, अगर ये हद से ज्यादा जा रहा है, हम मेडिकल अटेंशन लेते हैं, हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ द डॉक्टर्स. सो ये एग्जैजरेटेड फिजियोलॉजिकल नॉर्मल जो शरीर के रिस्पॉन्सेज है अगर थोड़े ज्यादा लेवल के हो जाते हैं जहां पे हमारा लाइफ अफेक्ट हो रहा है, इट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि एनी लेडी विल कम एंड टेक मेडिसिंस. Answers my question. Moving on to the next myth. मैं अगर माँ बन ना पाऊँ तो उसमें सिर्फ मेरी गलती है, ऐसा कई औरतों को लगता है. About that, what would you say? Again, thanks to Bollywood और thanks to Hindi films, माँ नहीं बना दूसरी शादी करवा दो, हो गया, बच्चा पैदा हो गया, वारिस पैदा हो गया. Absolutely wrong concept. In fact, according to medical sciences, scientifically, infertility या एक कपल का कंसीव ना कर पाना, ओके, कि प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, उनको ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए मेल फैक्टर्स रहते हैं और फीमेल फैक्टर्स रहते हैं एंड प्रैक्टिकली दोनों का परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम रहता है. सो जितना इश्यूज या जितने प्रॉब्लम्स एक फीमेल के साथ है, हो सकता है उसके मेल पार्टनर्स को भी हो. नाउ ऑल्सो इवन टुडेज डे हमारे पास बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स आते हैं और जब हम लिख के देते हैं कि बाबा आप पेशेंट को बोलते हैं, फीमेल पेशेंट को बोलते हैं मैडम आप ये टेस्ट करा लो, उनके हस्बैंड को बोलते हैं आप प्लीज आपका स्पर्म सीमेन एनालिसिस करा लो, तो या धातु का टेस्ट करा लो, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड. सो अभी भी वो कॉन्सेप्ट है एजुकेटेड क्लास लोगों में कि नहीं मैडम आप पहले इनका करा लो, इनका सब ठीक है तो फिर देखा जाएगा आगे. नो, दैट इज दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी इज देयर इवन टुडे वेयर men are reluctant to get themselves investigated. They are reluctant. एक denial sort of चीज में जाते हैं कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता. हो ही नहीं सकता.
अगर किसी का स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी का इश्यूज है, ये कोई बाहर से दिखने वाली चीज नहीं है, जब तक हम टेस्ट नहीं करते समझ में नहीं आता है। तो एक आई थिंक ये थोड़ा ईगो इश्यूज हो जाते हैं जहाँ पे हमारे कोई मर्दानगी पे चोट आ गई जैसे, बट अगेन दिस इज नथिंग लाइक दैट, दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, दे वांट टू कंसीव। एंड जितना फीमेल का हार्मोनल साइकिल वगैरह रिलेटेड मतलब उसके इश्यूज हैं, सिमिलरली स्पर्म काउंट मोटिलिटी में भी इश्यूज हो सकते हैं। तो जब तक फाइनली दोनों फैक्टर्स हम जोड़ते नहीं हैं, तब तक एक्चुअल पूरा इवैल्यूएशन की एक कपल है जिनका बच्चा नहीं हो रहा है, हम सारे कॉजेस हम रूल आउट नहीं कर सकते। दैट इज द आइडिया। सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बाबा एक लेडी को लगता है कि मैं मां नहीं बन सकती तो खोट मेरे में ही है, ये जो खोट वाला शब्द है, पहले तो ये चीज हमें अपने मन से स्ट्राइक आउट करना चाहिए कि ये कोई खोट नहीं होता है। ठीक है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, इसका सोल्यूशन रहता है। सो इक्वल दोनों 50-50% के पार्टनर्स हैं, इसमें भी 50%। राइट। आई हैड अ क्वेश्चन अबाउट दिस। बांझ बोलते हैं ना ऐसी औरतों को जो बच्चा पैदा नहीं कर पाती, है ना? Right. For a very long time that has been it has become a part of our tradition कि अच्छा औरत पैदा नहीं कर पा रही है तो वो बांझ हो गई है, but no one knows the equivalent word for men कि अगर exactly absolutely you're so right because there is no मतलब I am not very strong, मैं शायद मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बांझ का शायद मेल रेलेवेंस मतलब एक for a male counterpart it is banj या barren, it is only for the female, it is applied almost exclusively for female। तो ये तो मतलब वही है कि societal conditioning है वो अभी we can only hope कि वो change हो, maybe through these videos and by talking to people like you। It begins with you and me. Yes. It begins with you and me. Our mentality changes and we are at least able to influence even one person around us. It will hopefully. Yes, ma'am. Moving on to the next myth. Tampons, menstrual cups सेहत के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि they go inside the body. That is like these are the words that have been used by the audience when they have framed these myths and these questions. तो आप बताइए। See, menstrual cycle periods के समय पे यूज करने वाले बहुत सारे सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स जिसे बहुत कॉमनली बोला जाता है, जो अंडरवेयर पे लगाया जाता है एंड इट इज आउटसाइड द बॉडी, एक तरह का है। आजकल नए आते हैं बायोडिग्रेडेबल वंस बिकॉज पीपल हैव बिकम वेरी कॉन्शियस कि इको फ्रेंडली सब्सटेंसेस यूज करने हैं, राइट। सो नॉर्मल वाले आते हैं, बायोडिग्रेडेबल वाले आते हैं। एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि टैम्पॉन्स और कप्स कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इनका हार्मफुल चीजें क्या है। सी टैम्पॉन्स जो रहते हैं कॉटन या जो पैड का मटेरियल बनता है, सिमिलर मटेरियल रहता है जो वजाइना में एक प्लग की तरह बैठता है अंदर, जस्ट सिलिंड्रिकल रहता है जो वजाइना में फिट बैठता है। छोटे रहते हैं साइज में, बहुत ज्यादा बड़े नहीं रहते हैं। जो वजाइना में ब्लीडिंग हो रहा है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इट हैज टू बी चेंज्ड रेगुलरली 6 to 8 hours या समटाइम्स 10 hours डिपेंडिंग ऑन द फ्लो, वो चेंज किया जाता है। डेफिनेटली सिमिलरली कप्स जो रहते हैं, अभी टैम्पॉन्स भी यूज एंड थ्रो वाले वन टाइम यूज थे, एक बार यूज किया 6-8 घंटों के लिए फिर निकाल के फेंक दिया, एज अपोज टू मेंस्ट्रुअल कप्स जो यूजुअली रबर के या सिलिकॉन के बनते हैं। अभी ये कप प्रॉपर कप शेप जैसे दिखते हैं जो वजाइना में फिट बिठाया जाता है। इट इज प्लग्ड इनसाइड। सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी इंसर्शन एंड रिमूवल टेक्निक है। उसमें क्या होता है, प्रॉपर वजाइना में फिट होके बैठ गया, वहां पे जो भी कलेक्शन आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। तो यूजुअली अगेन 8 to 12 hours में हम वो निकालते हैं, वो जो कलेक्टेड ब्लड है उसको डिस्कार्ड करते हैं, ये कप को धो देते हैं एंड अ वुमन कैन री इंसर्ट एंड रीयूज इट। सो पूरा उस हिसाब से यूज किया जा सकता है। हाँ, एक वरी रहता है कि हम वजाइना के अंदर बिठा रहे तो उससे हमारी वर्जिनिटी चली जाएगी, वापस द सेम क्वेश्चन, वर्जिनिटी जाएगी, हाइमन को कुछ होगा। सी प्रॉपर इंसर्शन और रिमूवल टेक्निक्स अगर यूज करें, जो बहुत सिंपल है, आजकल हम गूगल करके देख ले, हर जगह पे मिलते हैं हमें इजीली, अलग अलग तरह से कैसे फोल्ड किया जाता है, कैसे अंदर डाला जाता है, बहुत ही सिंपल रहता है। यंग लड़कियां भी यूज कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। इट डजंट अफेक्ट वर्जिनिटी, इट डजंट अफेक्ट द हाइमन। हाँ, अगर गलती से बहुत ही रफली यूज किया कोई भी चीज, रफली अंदर पुश कर दिया तो डेफिनेटली इट कैन टेयर,
वो डायरेक्ट हो सकता है। तो इसे संभालना, यूज करना जो है वो संभालना होना चाहिए डेफिनेटली। टैम्पॉन्स और कप्स की वजह से, क्योंकि अंदर बॉडी के अंदर ही, मतलब वजाइना के ओपनिंग, मतलब बाहर तो नहीं निकल रहा, तब तक वो 6-8 घंटों तक अंदर वो कलेक्शन हो रहा है वहां पे, तो थोड़े चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। लोकल इन्फेक्शंस, वजाइनल इन्फेक्शंस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बट डेफिनेटली अगर सही तरीका यूज किया जाए इंसर्शन का, रिमूवल का और हाइजीन का, it's as effective and as safe as a sanitary napkin. और एक डर जो लड़कियों में यूजुअली पाया जाता है कि अगर दे हैव टू गो टू द डॉक्टर, कि फाइनली वो धाड़स उन्होंने बना लिया है कि अच्छा ठीक है अब डॉक्टर दीदी के पास जाके उनसे हमें जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में बात करनी है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। लेकिन बात करते वक्त ऑल्सो लाइक बिफोर दैट, बिफोर गोइंग टू अ गायनेक, देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु टॉक टू देयर सिस्टर्स, एल्डर सिस्टर्स और देयर मदर्स, एंड देयर मदर्स आर वेरी वेरी प्रिसाइज कि सब नहीं बताना है वहां जाकर, वो डॉक्टर है उनको सब नहीं बताना है, जो भी है हमारे घर के अंदर ही बात रहनी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टैबू अटैच्ड टू अ गर्ल्स इज्जत एंड एवरीथिंग, राइट। अभी आप बताइए एज अ गायनेक ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है टू डील विद सच पेशेंट्स? सच कहूँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचे जब हमें पूरी तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। एंड एज यू सेड, ये टैबू बहुत ज्यादा रहता है। टैबू से ज्यादा ये ज्यादा डर है, एक जजमेंट का डर कि हम ये सब बता दें कि बाबा यंग एज है, शादीशुदा नहीं है एंड सेक्सुअली एक्टिव है, ये चीज जाके बताना एक डॉक्टर को, दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ शेम और अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक कि बाबा वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मुझे मैं बाहर निकलने के बाद चाहे वो बाहर तो बात नहीं करेंगे मेरे बारे में। सो ये सब चीजें जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है। सो मैम काफी इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स आपने कवर किए हैं। एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट डर जो यूजुअली लोगों ने फ्लैग किया है कि हमेशा हर साल कुछ पैसे चेकअप कराने के लिए, हेल्थ चेकअप कराने के लिए जरूरी नहीं होते, इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस। सो इसके बारे में व्हाट वुड यू सजेस्ट? सी ऐसे तो इंश्योरेंस भी जरूरी नहीं होता है, ऐसे तो बहुत सारे प्रोटेक्टिव चीजें जो है उसके जरूरी नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज। आज के जमाने में विद द इंक्रीजिंग मेडिकल कॉस्ट्स, कि हम टेस्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, ये सबके कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं। सो ये बेसिकली व्हाई हम सजेस्ट करते हैं, एज डॉक्टर्स हम खुद भी फॉलो करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को भी फॉलो करवाते हैं और हम ये पेशेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं। आइडिया इज कि हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है, जब एक एनुअल हेल्थ चेकअप होता है उसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे ईसीजीज होते हैं, ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस, मैमोग्राफी, सोनोग्राफी, ये सब होता है, पैप स्मीयर होता है। मोस्ट ऑफ दीज टेस्ट आर रिलेटेड टू स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर्स। अब ये स्क्रीनिंग मतलब क्या? स्क्रीनिंग मतलब जब तक बिफोर कुछ सिम्टम्स चालू हो, हम जनरल पॉपुलेशन में हम स्क्रीन करके देख रहे हैं कि कौन से लोग कैंसर के तरफ थोड़े हाई रिस्क कैटेगरी में चले जाते हैं या उनको बिगनिंग स्टेजेस होते हैं। क्योंकि कैंसर्स, ये सारी जो चीजें हैं, ऐसे जो ग्रुप ऑफ डिसीजेस है जहाँ पे जब तक सिम्टम्स बाहर समझ में आता है पेशेंट को, इट्स टू लेट, इट्स क्वाइट लेट। तब तक हम, मतलब वो कैंसर स्प्रेड हो चुका रहता है। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ कैंसर कि हल्का सा कुछ अंदर बॉडी में कैंसरस चेंजेस हो रहे हैं, बाहर पेशेंट को कुछ पता नहीं चल रहा है, उनको तो लग रहा है कि एकदम सब सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं या महसूस होते हैं, तब तक वो कैंसर ऑलरेडी आसपास के नेबरिंग ऑर्गन्स को स्प्रेड हो चुका रहता है। वहाँ पे ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रहती है इवन ट्रीटमेंट के बाद में बहुत कम हो जाती है। इसके लिए ये कैंसर स्क्रीनिंग जो हम बोलते हैं, स्पेशली कैंसर्स के रिलेटेड है, बट अदरवाइज इवन अदर डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी शुगर है, ये सब जब तक हमें बाहर पता चलता है। अभी नॉर्मली अगर किसी को हाई बीपी, अगर समझो मुझे आई हैव हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे बाहर से मेरे बिहेवियर से या मेरे डेली एक्टिविटीज पे शायद मुझे समझ में ना आए, लेकिन चेक करने से पता चलेगा कि बीपी रेज्ड है एंड आई नीड ट्रीटमेंट फॉर इट। सिमिलरली गोज फॉर शुगर। जब तक कुछ डिसीजेस जो हम जड़ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो व्हाट यू कॉल इट निप इट इन द बड, छोटे में बोलते हैं ना, एक कहावत है, सस्ते में निपट गया। सो वी शुड सी इट इन दैट वे कि पापा ये सस्ते में निपट गया वाली चीज है। हर साल अगर हम स्क्रीन करते हैं, हम हेल्थ चेकअप कराते हैं, अगर कुछ छोटी मोटी चीजें हैं तो तभी का तभी सॉल्व हो सकता है। तो हम मेजर सर्जरीज, मेजर प्रोसीजर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल बिल से हम बच सकते हैं।
तो हम इन्वेस्टमेंट की तरह सोचे, ना कि खर्चे की तरह। राइट। ओके ओके, सो द 10 मिथ्स जो हमें डिस्कस करनी थी वो तो हमने कवर कर ली है। आपने बताया था कि आपके पास एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है जो आप चाहती है कि ये सारी महिलाएं जो हमारी वीडियो देख रही है आज और यहाँ 10वें पॉइंट तक अगर वो रुकी है तो दे डिजर्व टू नो समथिंग मोर। तो अभी आप बताइए। मेनोपॉज क्या होता है? फाइनली जब पीरियड्स एक लेडी के बंद हो जाते हैं, लाइक 1 साल तक एक महिला को पीरियड्स आते नहीं है, ब्लीडिंग टोटली बंद हो जाता है, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। कुछ लेडीज को मेनोपॉज से कुछ साल पहले, यूजुअली अराउंड 45, 46, 50 के आसपास, वो एज ग्रुप में कहीं ना कहीं होता है, जरूरी नहीं है, बट किसी को 50 के प्लस ऊपर भी हो सकता है ब्लीडिंग, मतलब साइकिल्स कंटिन्यू रह सकते हैं। एंड वी हैव सीन पेशेंट्स जिनको 40 से 41 की उम्र में भी पीरियड्स टोटली बंद हो जाते हैं। अगेन ये पूरा एकदम नेचुरल प्रोसेस है, एकदम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि बाबा ये शरीर में वापस कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे पीरियड्स बंद हो रहे हैं। जो ओवरीज रहते हैं, अंडाशय जिसे बोलते हैं, उसका काम करना बंद हो जाता है। ओवरीज से कुछ हार्मोन्स तैयार होते हैं हर साइकिल में, तो वो जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो टोटली बंद हो जाता है। इसके लिए पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं। लेकिन साथ में शरीर में बाकी के चेंजेस होते हैं। बहुत ज्यादा कॉमन जो रहता है वो है हड्डियां जो है हमारी, उसमें से विटामिन डी जो है, उसकी कमी के वजह से कैल्शियम जो है बोन्स का, वो थोड़ा गलने लगता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए हड्डियां वीक हो जाती हैं। बहुत बार हम देखते हैं एल्डरली लेडीज में हल्का सा बाथरूम में फिसल के गिर गए तो फ्रैक्चर हो गया हिप का वगैरह, तो दिस बोन्स जो है उसको वीकनिंग हो जाता है। इट्स कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, साइंटिफिकली बोला जाए तो। दिस इज वन ऑफ द चेंजेस जो मेनोपॉज में होते हैं। बाकी भी चेंजेस होते हैं, किसी को हॉट फ्लशेस होते हैं, किसी को बहुत सारे स्वेटिंग्स वगैरह होते हैं, कुछ लोगों को भयंकर मूड स्विंग्स होते हैं। ये सब भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है। इवन पीरियड्स बंद होना, टोटली स्टॉप होने से पहले, कुछ साल पहले तक पीरियड्स एकदम इरेगुलर हो जाते हैं। कुछ महिलाएं रहती हैं जिनको 15-15 दिन तक ब्लीडिंग होता है, रुकता नहीं है। इन दिस प्रोसेस उनका भयंकर ब्लड लॉस हो जाता है, एनीमिक हो जाते हैं। एंड कुछ लेडीज को ऐसे होता है कि 2-2, 3-3 महीना बराबर पीरियड्स नहीं आता। जो प्रीवियसली रेगुलर साइकिल था, हर महीने में पीरियड्स बराबर आते थे, अभी जैसे मेनोपॉज का एज अप्रोच हो रहा है, 2-2, 3-3 महीने में एक बार आता है मेंसेस और टोटली बंद हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि मेनोपॉज के समय पे भी इवन अगर साइकिल्स इरेगुलर रहे तो भी एक रिमोट चांस ऑफ प्रेगनेंसी रहता है अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स रहा तो। सो ये सब जो प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड है, कुछ अगेन मैनेजेबल है, अगर कुछ बियॉन्ड मैनेजेबल हो जाते हैं तो मेडिसिन है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी रहते हैं, बट वो एकदम स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए रहता है। सो मैं सारे लेडीज को ये मैं कहना चाहती हूँ कि दिस इज ये जो एक अवेयरनेस रहता है रिगार्डिंग हर एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स से, और समहाउ हम ये जब ये एज तक पहुंचते हैं, मेनोपॉज के एज तक पहुंचते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स को टोटली इग्नोर किया जाता है। तो ये मेरा मैसेज रहेगा कि आपके घर में कोई एल्डरली लेडीज हैं जो ये प्रोसेसेस के को अंडरगो कर रही हैं, जिनमें आपको ये दिखाई दे रहा है कुछ चेंजेस हो रहे हैं उनके बिहेवियर में या उनके जनरल हेल्थ में, आप उनको समझाएं, उन्हें एडुकेट करें कि बाबा ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इनको इस तरह से किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह दी जा सकती है। ना कि वो एक व्हाट यू कॉल इट, एक एटीट्यूड रहता है कि वी हैव टू गो थ्रू इट, हमें सफर करना है, औरत का जन्म है, हमें सफर करना ही है। जरूरी नहीं है कि हर औरत सफर करे इस सब चीजों से। सो इस वो चेंज को हम एक्सेप्ट करें, बट अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो उसका निवारण भी करें। डेफिनेटली डॉक्टर, और जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड आई, है ना, तो जो औरतें ये वीडियो देख भी रही है, अगर वो सिर्फ अपने से शुरुआत करे और किसी एक औरत तक भी ये संदेश पहुंचाए कि उनका हेल्थ मैटर करता है, उनका स्वास्थ्य मैटर करता है और उनका स्वास्थ्य पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये अगर उन तक ये मैसेज पहुंचाए, देन आई गेस आवर मिशन इज सॉर्टेड देयर इटसेल्फ। Anything that you would like to end this video? Absolutely देवांगी, I would completely agree with you. Unfortunately हमारा सिस्टम ऐसा है कि एक औरत, एक गृहिणी, एक महिला जो घर की है, उसके हेल्थ को अनफॉर्चुनेटली लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है। If a woman is suffering from anything, any problem, वो छोटा हो या बड़ा, वो खुद, मतलब मैं बाकी के घर वालों तक में बात जा ही नहीं रही हूँ,
वो खुद अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सिम्टम्स को, अपने डिफिकल्टीज को वो नजरअंदाज करती हैं, शी इग्नोर्स इट एंड वो साइडलाइन कर देती हैं, बिकॉज शी हैज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन्हें घर देखना है, बच्चे देखने हैं, जॉब देखना है, हस्बैंड को, इन लॉज को, सबको देखना है, घर संभालना है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दबकर कहीं ना कहीं अपना हेल्थ वो इग्नोर करने लगती है। सो ये जो चीज है ये बदलनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक औरत का हेल्थ इंप्रूव नहीं होता, एक घर का हेल्थ इंप्रूव नहीं होता, फाइनली अ वुमन इज द बैकबोन, शी इज द फाउंडेशन ऑफ द फैमिली। अगेन इट्स वेरी कॉमनली सेड कि कोई अगर बच्चा बीमार होता है या कोई घर के कोई जेंट्स बीमार हो जाते हैं, जनरली कुछ ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो थोड़े दिन तक रहते हैं, बीमार रहते हैं, उनका देखभाल वगैरह किया, कवर हो जाते हैं, एंड देन बैक टू नॉर्मल। बट अगर घर की औरत बीमार पड़ती है, प्रैक्टिकली घर का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो ये चीज मैं डेफिनेटली मैं मैसेज देना चाहूंगी कि इट्स हाई टाइम कि औरतें अपना हेल्थ को ज्यादा सीरियसली लें, अपने सिम्टम्स को, अपने डिफिकल्टीज को इग्नोर ना करें, साइडलाइन ना करें, और जहां पे जरूरत हो बात करें, हेल्प लें। थैंक यू। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि बात करके हेल्प लेना, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है ही नहीं। इट्स रादर अ वुमेन्स राइट एंड एक्चुअली एवरी ह्यूमन्स राइट, बट वही है कि औरतें अक्सर भूल जाती है, एज यू राइटली मेंशन्ड। बट थैंक्स a lot Dr. Soumya that you gave us this time and all this knowledge. I'm sure कि इस वजह से कई औरतों तक ये संदेश पहुंचने वाला है that they matter and their health matters.